हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट और गर्मा गर्म और सबसे तड़ाकेदार फड़ाकेदार तरीके से चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके क्लास 9 के चैप्टर 5 न्यू एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और यहाँ पे चैप्टर का नाम पहले डिस्कस करते हैं कि नाम क्या है भाई। तो चैप्टर का नाम आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर। क्या नाम है भाई? तो स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 100 सीई, यानी 100 सी, यानी 100 कह रहे हैं 1000 सीई जो है, इस टाइम के बाद से जो है कि स्टेट और सिटी कैसे इमर्ज हुए, कैसे स्टेट और सिटी बनना स्टार्ट हुआ, कैसे हमारा एक सोसाइटी बनना स्टार्ट हुआ, ये जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। बिना देरी किए हम लोग पहले इस बड़े बड़े क्वेश्चंस के ऊपर, बिग क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग एक नजर जरूर से डालेंगे। तो ये चार मेन क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि कैसे जो है सोसाइटी ऑर्गेनाइज होता है, कैसे सोसाइटी बनाया जाता है। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है इस टाइम के बाद से, यानी इस टाइम के बाद से कैसे एक सोसाइटी बनता है, कैसे एक पूरा स्टेट बनता है, कैसे सिटी सेटअप होता है, ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे हम लोग कि कैसे स्टेट और सोसाइटी इमर्ज हुआ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी बनना स्टार्ट हुआ, ये भी समझेंगे हम लोग। हर जगह पे मतलब सोसाइटी बसने लगा। आज ना हम लोग के पास बना बनाया सब चीज अवेलेबल है। एक कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आज। लेकिन एक टाइम था कि ये सब कैसे बना होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा होगा, धीरे धीरे इमर्ज हुआ होगा हर चीज सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव हुआ होगा। ठीक है, फिर ये भी समझेंगे कि जितना भी आइडिया है, धर्म का आइडिया है ना, सम्राट का आइडिया, ये सब जो है क्रिएट किया गया धीरे धीरे कि भाई धर्म होना चाहिए, स्थापित करो धर्म, यानी उसी हिसाब से अपना अपना कम्युनिटी चलता था धर्म के हिसाब से। फिर धीरे धीरे राजा बनना स्टार्ट हुआ, सम्राट बनाना स्टार्ट हुआ, लोग महाराजा बनाना लगा, है ना। हर एरिया का अलग अलग राजा बनने लगा। फिर जो है धीरे धीरे यूनिटी बना, है ना, लोगों में एकता आने लगा। फिर एक सोशल सोसाइटी सेटअप होने लगा, है ना। तो ये सारे चीज जो है कहीं ना कहीं हमारे धीरे धीरे सेटअप हुए हैं। हमारे पूरे भारत का अगर बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड का भी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज धीरे धीरे हुए हैं, है ना। ये एक तरह से पूरा सोसाइटी में गवर्नेंस सिस्टम सेटअप होना स्टार्ट हुआ कि कैसे समाज को चलाया जाए। अगर क्राइम होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सारा सिस्टम एक तरह से बनना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, क्योंकि हर तरह का चीज ना है सोसाइटी के अंदर, हर तरह के लोग हैं सोसाइटी के अंदर, तो उन सब चीज को मैनेज करना एक सिस्टमेटिक तरीके से, इसीलिए सोसाइटी के अंदर क्या सेटअप किया गया, एक गवर्नेंस सिस्टम सेटअप किया गया, है ना। प्रमोट द आइडिया ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वन पॉलिटिकल एंटिटी। और देखा गया क्या कि भाई सेटअप तो हो गया, सोसाइटी तो बन गया, गवर्नेंस भी बन गया, तो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी तो होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये सारे चीज को सेटअप किया गया, धीरे धीरे हुआ ये सारा चीज, लेकिन सारा चीज हुआ, है ना कहीं इन सबका प्लस पॉइंट आज हमारे सोसाइटी के अंदर दिखता है। आज हमारे सोसाइटी में कहीं से भी कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री का ही देन है वो चीज, है ना। सोसाइटी अगर नहीं बनता तो आज हम लोग कैसे गवर्नेंस सिस्टम बनाते हैं, गवर्नेंस सिस्टम भी नहीं बनता तो आज हम लोग के पास गवर्नेंस सिस्टम फिर से बनाना पड़ जाता। कैसा बनता है भाई, कैसा नहीं, ये भी अभी हम लोग नहीं जान पाते। कहीं ना कहीं पुराना जो हिस्ट्री है हमारा, उससे बहुत सारी चीजें जो है कि हम लोग को सीखने को मिलता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैसे जो है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे सेटअप हुआ, ऑक्युपेशनल ग्रुप्स जो है वो कैसे आया हमारे सोसाइटी के अंदर, है ना। समय बीतता गया, ये सारे चीज जो है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना स्टार्ट हो गया। लोग जो है अडॉप्ट करने लगे कि भाई हाँ, ऑक्युपेशन नाम का भी चीज आने लगा, है ना। एक टाइम था कि सिर्फ खाना पीना सोना, इन सब के बजाय और कोई काम नहीं था, है ना। एक टाइम था जब आदि मानव के टाइम था, उसके बाद भी लोग विकसित हुए तो कहीं ना कहीं सिर्फ शेल्टर के तलाश में और अनाज उगाने की तलाश में। फिर धीरे धीरे ट्रेड वाला सिस्टम आ गया, फिर डोमेस्टिकेशन होने लगा, लोग जो है कि अपना पालतू जानवर पालने लगा। तो फिर धीरे धीरे ये सारा चीज होते 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 कहीं ना कहीं फिर एक सोसाइटी सेटअप हो गया। फिर उस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए सारा सिस्टम लाया गया, गवर्नेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया। पूरे आज देश में इलेक्शन क्यों होता है, कहीं ना कहीं वो हमारा हिस्ट्री का ही देन है ना। हिस्ट्री से ही हम लोग हर चीज अडॉप्ट किए हैं। ये मत समझिए कि हम लोग कुछ नया किए हैं, नया सिर्फ वही टेक्नोलॉजी में हम कुछ कुछ बदलाव ला रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी सिस्टम वही है पुराना वाला। तो ये चार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन का बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है आप ध्यान से समझेंगे समझेंगे इधर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इन दिस चैप्टर लुक एट हाउ स्टेट एंड सोसाइटी टुक शेप इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट अप टू 1000 सीई। यानी हम लोग इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे 1000 सीई में, 1000 सीई के बाद या फिर 1000 सीई के पहले कैसे सोसाइटी और स्टेट या फिर सिटी इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, ये जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग क्या कि आवर नॉलेज ऑफ दिस एरा रिचर देन द अर्लियर पीरियड बिकॉज alongside archaeology we now have literary source like the ऋग्वेद। देखिए हमारे पास
कोई सोर्स तो था नहीं हिस्ट्री के बारे में जानने का, या फिर कैसे जो है सारा सोसाइटी सेटअप करेंगे, इसके लिए भी कोई सोर्स नहीं था। तो कहीं न कहीं आज हम लोग जो भी हिस्ट्री जान पाते हैं, जो भी चीज़ें जान पाते हैं, तो कहीं न कहीं आर्कियोलॉजिकल से जान पाते हैं, या तो आज के टाइम पे हमारे पास ऋग्वेद जैसा सोर्स है, लिटरेरी सोर्स, जिसके थ्रू हम लोग जान पाते हैं चीज़ों को, कि कैसे एक सोसाइटी को बनाया जाए, कैसे गवर्नेंस सिस्टम बनाया जाए, एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सेटअप किया जाए। पूरे कंट्री को चलाने के लिए एक तरह से सारा सेटअप इसके अंदर दिया रहता है। ठीक है? उसी तरह हमारा कौटिल्य का जो किताब है, चाणक्य का, क्या नाम है उस किताब का? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर भी सारा सोसाइटी को कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ये सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे कि एक छोटे से कीन बेस्ड ग्रुप्स, है ना, कीन बेस्ड ग्रुप्स टू लार्ज टेरिटोरियल स्टेट, यानी जनपद महाजनपद, एंड फाइनली टू मेजर अंपायर सच एज मौर्य, गुप्ता एंड चोलास। तो सोचिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, है ना, एक बहुत बड़े लंबे पीरियड को एक छोटे से चैप्टर में हम लोग समाहित करके और उसको समझ लेंगे, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे एंशिएंट टाइम से और आज के टाइम का रिलेशन जुड़ सकता है। मीन्स कि कैसे आपका सोसाइटी सेटअप हुआ था और आज के टाइम पे जो सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, क्या उसका और इसका रिलेशन है? तो ऑफ कोर्स है भाई, ऑफ कोर्स है, इसका रिलेशन है, एकदम से है, क्योंकि यहीं से हम लोग एडॉप्ट किए हैं सारा सिस्टम, है ना, हिस्ट्री से ही एडॉप्ट किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि किन बेस्ड ग्रुप, यानी एक तरह से एक टाइम पे था कि छोटा-छोटा ग्रुप्स बन के रहता था लोग, छोटा-छोटा फैमिली, 2-3 फैमिली मिल करके एक ग्रुप बन गया, रह रहा है ना? ताकि सब लोग मिल कर के रह सके, गैदरिंग कर सके, हंटिंग कर सके, इसलिए ग्रुप बन के रहता था। फिर एक धीरे-धीरे एक बड़ा स्टेट टेरिटरी बनना स्टार्ट हुआ, है ना? जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट जो है मिल करके क्या बनता है? एक जिला बनता है, स्टेट बनता है। तो ये हमारा स्टेट हो गया, स्टेट हो गया। एक पूरा स्टेट मिल करके बहुत सारा, ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, है ना? एक स्टेट, ये स्टेट, तो क्या बनता है? एक कंट्री बनता है। क्या बनता है? कंट्री बनता है। तो वैसे ही जो है कि धीरे-धीरे सेटअप हुआ। पहले किन बेस्ड ग्रुप्स, यानी जन या फिर कुल बोलते थे उसको। फिर धीरे-धीरे वो बड़ा एरिया में फैलना स्टार्ट हुआ, तो जनपद और महाजनपद बनना स्टार्ट हुआ। फिर फाइनली एक और बड़ा, इससे जनपद महाजनपद से भी और बड़ा एम्पायर बनना स्टार्ट हुआ, और आज के टाइम पे उसका नाम है हमारा मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर का नाम दिया हुआ है, जो एक टाइम पे बहुत बड़ा किंगडम, बहुत बड़ा साम्राज्य बना करके रहते थे। कहीं न कहीं ये एक छोटे से जन, कुल, ये कुछ छोटे-छोटे वर्ड हैं, जो कि उस टाइम पे एक छोटे से ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता था। छोटे से एक ग्रुप्स के लिए, क्लैन के लिए यूज़ किया जाता था। फिर धीरे-धीरे ये एक बड़ा एरिया का रूप लिया, तो फिर धीरे-धीरे इसका नाम चेंज हुआ, जनपद, महाजनपद हो गया। फिर एम्पायर का रूप ले लिया, किंगडम का रूप ले लिया, है ना? तो ऐसे-ऐसे महान काम हुए हैं धीरे-धीरे। टू आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी रन थ्रू द पीरियड। अब देखो, इस पीरियड को अगर हम लोग को समझना है तो 2 आइडिया है। पहला, द पॉलिटिकल आइडल ऑफ अ पैन इंडियन रूलर, यानी चक्रवर्ती सम्राट अवमेध यज्ञ, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ धर्म। अब देखो, यहाँ पे एक पूरे अंपायर को तो सेटअप हो गया। सेटअप होने के बाद उस अंपायर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाना होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना होगा। तो कहीं न कहीं एक अंपायर सेटअप हुआ। अंपायर कौन बनाया भाई? तो उसका जो लीडर होता है, उसको क्या बना दिया गया? सम्राट बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट, अश्वमेध यज्ञ। ये सब कुछ इंडियन रूलर के हिसाब से चलना स्टार्ट हुआ, है ना? पॉलिटिकल आइडल के रूप में ये सब देखा गया। फिर एथिकल प्रिंसिपल, धर्म के हिसाब से चलना भी कुछ लोगों का मानना था कि धर्म के हिसाब से चलेंगे भाई, जैसा धर्म बोलता है हमारा वैसा करेंगे। तो ऐसे-ऐसे सिस्टम सेटअप होते गए धीरे-धीरे, और धर्म के हिसाब से बहुत सारे अपने कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी बनाए गए। तो कहीं न कहीं ये सारे सिस्टम हमारे कहीं न कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है, और इतिहास को समझाने में ये सारे सिस्टम हमारा हेल्प करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन जान के अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे वाला टॉपिक है हमारा ब्रॉड टाइमलाइन ऑफ अर्ली इंडिया। है ना? ब्रॉड टाइमलाइन ऑफ अर्ली इंडिया। अब देखिए ये टाइमलाइन है ना? कि कैसे-कैसे जो है कि हमारा एक छोटे से ग्रुप से एक बड़े से एम्पायर के रूप में बदलाव हुआ, तब्दील हुआ। पहला हमारा स्टेप्स है कीन बेस्ड पॉलिटिक्स, है ना? कीन बेस्ड पॉलिटिक्स, ऋग्वेद में इसका ज़िक्र है ना? कीन बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें क्या होता है ना कि एक छोटे से ग्रुप में जो है कि ये पॉलिटिक्स बनाया जाता है। एक छोटे से ग्रुप में एक जो है कि सेटअप सारा किया जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता था 2000 से 1000 बीसीई के टाइम पे, ठीक है? इसमें क्या होता था कि ट्राइबल सोसाइटी इन सब सिंधु रीजन, यानी सप्त सिंधु रीजन, यानी सेवन सिस्टर रिवर जो है, सेवन सिस्टर रिवर उधर का बात कर रहा है, जिधर इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटअप था, ठीक है? उधर का बात कर रहा है। रूल्ड बाय क्लैन चीफ, जिसको राजन भी बोलते थे। यानी इस क्लैन के, इस छोटे से ग्रुप के ऊपर कौन रूल करता था? एक क्लैन का चीफ हुआ करता था, उसी का लीडर, है ना? मतलब धीरे-धीरे देखो, क्लास 7 में चैप्टर है इस ये सारे चीज़ों का, छोटा-छोटा जनपद और महाजनपद के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कहीं न कहीं जनपद और महाजनपद जो बना था ना, इसी के बेस्ड पे बना था।
एक छोटे-छोटे गाँव का चीफ हुआ करता था, है ना? और वो सारा गाँव मिल जाता था एक बड़े से ग्रुप में, तो वो जनपद कहलाता था और ढेर सारा जनपद मिल जाता था एक बड़े से ग्रुप में, तो वो महाजनपद कहलाता था, ठीक है? तो ऐसे ही जो है कि यहाँ पे आपका सेटअप हुआ धीरे-धीरे। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता था एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है? फिर जो है इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ? जनपद एंड महाजनपद, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनपद और महाजनपद, ये आपको देखने को मिला था 800 से 300 बीसीई के टाइम पे, ठीक है? इसमें स्मॉल किंगडम बनाए जाते थे। धीरे-धीरे ये ग्रो होते-होते टोटल 16 महाजनपद बन के उभरे, है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 16 महाजनपद। राइज़ ऑफ सिटीज़, ट्रेड एंड स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट। फिर धीरे-धीरे सिटी हुआ, ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, एक बड़े से एरिया में सिटी तैयार हुआ, ठीक है? और उसमें ट्रेड भी होना स्टार्ट हुआ। और उसको पूरे को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी तो चाहिए, उसके लिए भी सेटअप हो गया। तो सोचिए कि कितना स्पेशल तरीका से इन सब चीज़ों को क्या किया गया, तैयार किया गया, है ना? एक छोटे से ग्रुप से लेकर के एक बड़े से ग्रुप में, एक बड़े से जनपद और महाजनपद में बदलना ये बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा धीरे-धीरे किया, है ना? हमारे एंसेस्टर ने ऐसा धीरे-धीरे किया। तो कहीं न कहीं सबका योगदान होता है, धीरे-धीरे ही सारा चीज़ होता है। जैसे आप प्री से, है ना? नर्सरी से आज 9th में हो, कहीं न कहीं धीरे-धीरे ही आए हो, अचानक से 9th में थोड़ी आ गए हो, नहीं ना? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एकदम स्टेप बाय चलना होता है और उसी हिसाब से यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप चला हुआ है ना? पहला स्टेप में आप देख ही पा रहे हो कीन बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी छोटे से ग्रुप में, क्लैन में एक चीफ बना दिया जाता था और पॉलिटिक्स उसी पे कराया जाता था। फिर वही ग्रुप जो है बड़े ग्रुप में बन जाता है तो जनपद और महाजनपद का रूप ले लेता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जनपद, महाजनपद। थर्ड स्टेप क्या है भाई? थर्ड स्टेप द इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स रफली पैन इंडियन एंड अर्ली पॉलिटिक्स ऑफ साउदर्न इंडिया। तो देखिए, धीरे-धीरे जनपद और महाजनपद तो हमने देख लिया कि कैसे बदला, जनपद और महाजनपद कैसे बना। फिर इस स्टेप से जब इस स्टेप की तरफ मूव करेगा, तो कहीं न कहीं इसके साइज़ से इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है बड़ा, इससे भी बड़ा ग्रुप का ये एरिया बनेगा। तो एक एम्पायर बना, है ना? इमर्जेंस ऑफ एम्पायर। एक मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लो, पूरा इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया कोई एक इंसान, वो पूरे इंडिया का एक राजा बन गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग एम्पायर। जैसे मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, मराठा एम्पायर। मराठा तो अपने एरिया में ही स्थित थे, पूरे भारत में नहीं थे, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े एम्पायर के मालिक बन चुके थे। कौन? मराठा। तो कहीं न कहीं बड़े-बड़े एरिया में कोई अगर कब्ज़ा कर लेता और एक ही राजा होता वहाँ का, तो कहीं न कहीं उसी को एम्पायर बोला जाता है। 300 से 300 यानी 300 बीसी से 300 सीई तक ये टाइम पीरियड देखने को मिला कि इमर्जेंस ऑफ एम्पायर, यानी पहले ये बना इस टाइम पीरियड में, ये बना इस टाइम पीरियड में, फिर ये बना इस टाइम पीरियड में। अब धीरे-धीरे क्या होगा, इससे भी और ज़्यादा एडवांस होगा और ज़्यादा कुछ ना कुछ बनेगा। तो कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड में जब एम्पायर बना, तो इस टाइम पे लार्ज एम्पायर लाइक मौर्य एम्पायर, चालुक्य एम्पायर, चोला एम्पायर, है ना? गुप्त एम्पायर, ये सब एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। जो पहला हमारा बहुत पुराना जो एम्पायर डेवलप हुआ, कहीं न कहीं उसको देखा गया कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में देखा गया। इंडिया के साउदर्न पार्ट में, है ना? एम्पायर जो है डेवलप हुआ। फिर जो है 4th स्टेप का हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे रीजनल एंड साउदर्न एम्पायर तैयार होता है। यानी इसी में थोड़ा-सा अपडेट होता है और ये 300 से 1000 सी के बीच में देखने को मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्या? आप देख पा रहे थे इस चैप्टर का क्या नाम था? कि 1000 बीसी, है ना? लिखा है ना स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 बीसी, यानी स्टेट और सोसाइटी जो है वो 1000 बीसी में कैसे तैयार हुआ, ये इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फाइनली 1000 बीसी यहाँ पे आ गया है और 1000 सीई आ गया यहाँ पे। तो कहीं न कहीं ये सारा सेटअप हो गया। स्टेट, सोसाइटी, है ना? एम्पायर सब बनने लगा। अब यहाँ पे पावरफुल रीजनल किंगडम सच एज़ चोलास, चेरास, पांड्यास, पल्लव, यानी ये सारे हमारे पावरफुल किंगडम इमर्ज होते हैं 1000 बीसीई के पहले, ठीक है? 1000 सीई के पहले, 300 से लेकर के 1000 सीई के पहले। इसी टाइम पीरियड में आपको ये सारे लोग इमर्ज होते हैं। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर, और इसी टाइम पे राजा लोग का रुचि हो गया किस चीज़ में? आर्ट एंड कल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, टेम्पल हो गया, ये सारे चीज़ में इंटरेस्ट जगने लगा। लोग जो थे कहीं न कहीं आर्ट एंड कल्चर को भी बढ़ावा देने लगे, टेम्पल बनवाने लगे, मंदिर, मस्जिद सब बनने लगा। मस्जिद नहीं बना था, मंदिर ज़्यादा बना था इस टाइम पे। क्योंकि मस्जिद कब बना? जब ये मुगल लोग आए, तब जाकर के मस्जिद बनना स्टार्ट हो गया भारत के अंदर, नहीं तो उसके पहले मस्जिद नहीं था, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर बनाए जा रहे थे क्योंकि हर राजा कौन थे? हिंदू धर्म से नाता रखते थे, सनातनी थे। तो कहीं न कहीं वही लोग क्या किए, मंदिर बनवाना स्टार्ट किया। वो पूरे भारतवर्ष में पूरा मंदिर बहुत सारा बनाया गया, ठीक है?
फिर मुगल आए, मंदिर को तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मंदिर था, तो हो क्या रहा था, वो लोग मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ देते थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ गलत किए थे मुगल, ये चीज़ नहीं, मुगल तो पूरा ही गलत था। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, ये फुल फॉर्म लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ सोसाइटी एंड स्टेट, ये अब बात करेंगे हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, सोसाइटी और स्टेट में डिफरेंस अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग यही पॉइंट्स लिख देंगे, है ना? 4 पॉइंट है हमारे पास, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, समझ लीजिए, एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोलता है? अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग पीपल, यानी सोसाइटी एक ऐसा चीज है जहां पे आपको रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच? लोगों के बीच, है ना? हर लोग वहां पे रहते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी में या फिर आपके सोसाइटी में, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सबके बीच एक रिलेशन होता है सोसाइटी के अंदर। तो उन सब के बीच रिलेशन को ही बताता है कि ये जो है हमारा क्या है? सोसाइटी है ना? लोगों के बीच एक सिस्टम तैयार होता है, एक रिलेशनशिप तैयार होता है, सोशल रिलेशन, है ना? अ, सामाजिक रिलेशनशिप जो है तैयार होता है। और स्टेट का अगर बात करेंगे पहला पॉइंट का, तो एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉ। अगर स्टेट तैयार हो जाता है, सोसाइटी तो एक छोटा, बहुत छोटा सा चीज है, और स्टेट एक बहुत बड़ा चीज है, जिसके अंदर एक बड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बहुत बड़ा सा। जितना बड़ा स्टेट है, उस हर कोने में एक पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा। देखिए, ये सारा चीज हम सामने हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं तामझाम? क्यों हम पॉलिटिकल सिस्टम बना रहे हैं? क्यों हम रूल्स रेगुलेशन लॉ बना रहे हैं? क्यों हम लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, सोशल ग्रुप बना रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सारा चीज लोगों के लिए ही है। अगर कोई देश खाली है, अगर कोई देश खाली है, तो क्या वहां पे ये सोसाइटी बनाने की जरूरत है? क्या स्टेट बनेगा वहां पे? क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम आएगा? क्या रूल्स रेगुलेशन आएंगे? कुछ नहीं आएंगे। तो सारा चीज, जो भी चीज किया जाता है, जो भी चीज किया जाता है, वो सारा चीज कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही किया जाता है, पीपल के लिए किया जाता है। क्लियर? तो लोग हैं जहाँ पे, वहां पे कंडीशंस होंगे कुछ, क्या भाई? तो पॉलिटिकल सिस्टम रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, गवर्नेंस सिस्टम तैयार होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार होगा, तो ये सारे होंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये स्टेट का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें सोसाइटी का, पीपल शेयरिंग टेरिटरी, कल्चर एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना? देखिए, जिस सोसाइटी में सब लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज के भी लोग रह जाते हैं। जैसे हम बात कर लेंगे गोकुल धाम सोसाइटी का, गोकुल धाम सोसाइटी, सबको पता होगा गोकुल धाम सोसाइटी कितना डाइवर्स डाइवर्स सोसाइटी है हमारा। गोकुल धाम सोसाइटी सबको पता होगा, कौन नहीं जानता होगा? तो गोकुल धाम सोसाइटी जो है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग हैं हमारे। लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है ना? लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। तो सोचिए, यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सोसाइटी के अंदर इतना डाइवर्सिटी हो सकता है, तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं हो सकता? हमारे कंट्री के अंदर क्यों नहीं हो सकता? और इनफैक्ट हमारा कंट्री भी तो है डाइवर्सिटी से भरा हुआ। ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी, कल ये सिविक्स में डाइवर्सिटी, हिस्ट्री में डाइवर्सिटी, हर चीज में डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है भारत के अंदर, ठीक है? हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया, चलिए यहाँ पे ये समझते हैं पहले। पीपल शेयरिंग टेरिटरी, कल्चर एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी लोग टेरिटरी को तो शेयर करते ही हैं, मतलब एक ही एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो एक तरह से शेयरिंग हो गया वो। कल्चर, कल्चर भी लोग शेयर करते हैं एक दूसरे का, है ना? सबका संस्कृति अलग अलग होता है, और कुछ का बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कहाँ से तुम बिलोंग करते हो, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, ये भी एक मायने रखता है, एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक सोसाइटी का आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी का हम एग्जाम्पल लिए, तो वो एक आइडेंटिटी बन गया गोकुलधाम सोसाइटी। अब जो भी लोग वहां पे रहते होंगे, वो कहीं भी जाएंगे, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो गोकुल धाम से। अपना पूरा एड्रेस बताओगे तो सोसाइटी का नाम फाइनली आप बताओगे, फर्स्ट में सोसाइटी का नाम ही आता है, फिर फुल एड्रेस आता है। तो कहीं ना कहीं वो आपका आइडेंटिटी भी बन जाता है एक तरह से, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो। इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, तो डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट्स। तो जितने भी लोग हैं किसी स्टेट में, किसी सोसाइटी में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अधिकार दिया जाएगा कि आपके पास ये अधिकार है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको ड्यूटी भी दिया जाएगा। ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, कि भाई आपके स्टेट के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये भी चीज बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक सोसाइटी सेटअप करने के लिए, एक स्टेट सेटअप करने के लिए। तो ये सारी चीजें तो होने ही चाहिए, बेसिक चीजें हैं, है ना? आज हमारे सोसाइटी के अंदर या फिर हमारे कंट्री के अंदर बात करेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, हमारा कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य, है ना? तो ये सारे डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, है ना? तो रूलर्स जो है, वो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट के अंदर एक रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, एक ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबको फॉलो करना पड़ता है, जितने भी वहां पे जनता रहते हैं, जितने भी। चलिए अब थर्ड पॉइंट का हम लोग बात करेंगे, इंक्लूड फैमिलीज, मैरिज एंड कस्टम्स।
है ना? यहाँ पे आपके अलग-अलग फैमिली भी बिलॉन्ग करते हैं सोसाइटी के अंदर। शादियाँ भी सोसाइटी के अंदर ही होती हैं। कहीं न कहीं एक-दूसरे से रिश्ता भी बन जाता है कभी-कभी, है ना? एक ही आस-पास में है। अब तो है कि क्या कि कास्ट देखा जाता था ना सोसाइटी में, अब तो कास्ट देखा जाता है। पहले था कि एक टाइम पे कास्ट वगैरह नहीं था। किस कुल से आप बिलॉन्ग करते हैं, किस गोत्र से, ऐसा वाला सिस्टम था उस टाइम पे, है ना? अलग-अलग प्रथाएँ होती हैं सबके रिलीजन में, है ना? जैसे हिंदू का अलग प्रथा सिस्टम है, मुस्लिम का अलग सिस्टम है, क्रिश्चियन का अलग है, जैन बौद्ध का और अलग है। तो कहीं न कहीं सबका अलग-अलग सिस्टम एक सेटअप है हमारे सोसाइटी के अंदर। इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट, है ना? देखो, जितना भी हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है, जो भी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाता है कि कौन लोग हैं, इसके हेड कौन रहेंगे, इसके अंदर एम्प्लॉइज़ कितने होंगे। हर तरह के लोग सेटअप होते हैं ताकि एक सोसाइटी को, एक स्टेट को अच्छे से चलाया जा सके, अच्छे से मैनेज करा जा सके। तो कहीं न कहीं एक इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए। कि भाई एक पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिए, अब उस सिस्टम के अंदर तैयार तो कर दिए, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए आदमी तो चाहिए ना, लोग तो चाहिए ना। तो कहीं न कहीं उसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन के लिए सेटअप करने के लिए लोगों को इमर्ज किया जाता है उसके अंदर। तब जाकर के एक सेटअप हो कंप्लीट होता है। हाँ, अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो कानून को भी लागू करवाना, कानून को भी फॉलो करवाना ही इंस्टीट्यूशन का काम हो जाता है। जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, आर्मी व्यवस्था हो गया, कहीं न कहीं ये सारे जो हैं वो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन के ही भाग हैं। है ना? तो ये हमारे स्टेट को जब बनाया जाता है तो उस टाइम पे ये सारा चीज़ काम आता है। चलिए फोर्थ पॉइंट का बात करेंगे सोसाइटी का, रेगुलेटेड मेनली बाय कस्टम्स रादर देन फॉर्मल लॉ। चलिए, तो देखिए सोसाइटी के अंदर जो कानूनी तरीके से कानून बनाया गया है, जैसे सरकार की तरफ से या फिर किसी की तरफ से या फिर चीफ्स की तरफ से, बहुत जो लीडर होते हैं उनके तरफ से, वो कानून अलग, सोसाइटी का कानून अलग हो जाता है। जैसे अब हिंदू धर्म में कुछ-कुछ प्रथा ऐसा है, मुस्लिम धर्म में बहुत अलग है। कहीं न कहीं वो प्रथा अपने हिसाब से ही बनाए होंगे वो, अपने सहूलियत के हिसाब से। अब जो है सरकार उस पे और दूसरा कानून लगा दिया कि आपको ऐसे-ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है। कहीं न कहीं सोसाइटी अपना ही सिस्टम चलाता है, अपना जो धर्म में है, वही चीज़ चलाता है। कुछ अलग से जो बना दिया गया है उसको फॉलो ही नहीं करना चाहता है। जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा था, हम लोग पढ़े थे, तो 3 तलाक को हटाया गया क्योंकि 3 बार अगर तलाक बोल दिया, अगर मुस्लिम हस्बैंड जो है 3 बार तलाक बोल दिया, तो तलाक हो जाता था। फ़ोन पे बोलो चाहे कैसे ही बोलो, चाहे घर पे बोलो चाहे जैसे बोलो, तो तलाक हो जाता था। तो इस चीज़ को खत्म किया गया। तो कहीं न कहीं उससे मुस्लिम लोग बोले कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट भी किए थे बहुत सारे लोग। तो वो जब धर्म में आप घुस जाते हो ना रिलीजन में, तो कहीं न कहीं बदलाव करने के लिए आप सोचते हो, बदलाव तो होता ही है, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे, जिस रिलीजन में भी आप बदलाव करोगे। जैसे हमारे रिलीजन में था, हिंदू रिलीजन में कि सती प्रथा, एक टाइम पे था सती प्रथा, तो सती प्रथा एक टाइम पे खत्म किया गया, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का प्रथा था भाई, कि अगर हस्बैंड मर गया, अगर वाइफ ज़िंदा है, तो उसको ज़िंदा जलाया जाए वाइफ के साथ, है ना? वाइफ को भी जला दिया जाए ज़िंदा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ गलत था। ये अब स्टेट के लिए फोर्थ पॉइंट, मेंटेन ऑर्डर, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। तो ये सारा चीज़ भी जो है कि स्टेट के गवर्नेंस सिस्टम में हमारा योगदान देता है, कि ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस मेंटेन रखना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना भी हमारा काम है। तो देखो, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड कस्टम्स, है ना? सोसाइटी चलता है रिलेशनशिप और कस्टम के ऊपर, लेकिन एक स्टेट चलता है किसके ऊपर? रूल्स, लॉ, इंस्टीट्यूशन, इन सब के ऊपर। ये कस्टम, रिलेशनशिप इसके ऊपर नहीं चलता है। एक लीगल एंड फॉर्मल कानून फॉलो करता है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है, मेंटेन रखता है हर चीज़ को, इंस्टीट्यूशन काम करता है अपना, उस हिसाब से ये चलाया जाता है। लेकिन ये जो है रिलेशनशिप और कस्टम से चलता है, यानी प्रथा से और सामाजिक व्यवहार से, ठीक है? चलो, अब बात करेंगे वैदिक पीरियड का। वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्या है भाई? तो वैदिक पीरियड एक टाइम पीरियड है, वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं जब वेद लिखा गया था उस टाइम का बात हो रहा है, जब ऋषि-मुनि हुआ करते थे उस टाइम का बात हो रहा है, वैदिक पीरियड का। तो देखो, हम लोग को पता है कि 4 वेद होता है, ये तो पता है, बचपन में भी पढ़े हैं हम लोग, 4 वेद होता है। वैदिक पीरियड के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको जानने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है? तो द वेद आर अर्लीएस्ट नोन बॉडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, है ना? ये हम लोग तो जानते हैं कि सबसे अगर पुराना कोई ग्रंथ है तो हमारा वेद है। हमारा वेद है, सबसे पुराना ग्रंथ। उसके अलावा और कोई ग्रंथ नहीं बना था उसके पहले, है ना? सबसे पहला ग्रंथ वेद है हमारा। तो सोर्स ये है हमारे पास कि अपने हिस्ट्री को जान सकते हैं। फिर दूसरा ओरल ट्रेडिशन, कि भाई हमारे पूर्वज, उनके भी पूर्वज, फिर उनके भी पूर्वज, यानी कहीं न कहीं 10-12 जनरेशन को ले लो आप, 12 जनरेशन को। उस टाइम पे 12 जनरेशन छोड़, बहुत कम बोल दिया, और ज़्यादा जनरेशन 100-200 जनरेशन ले लो। तो कहीं न उस टाइम पे क्या था? अलग सिस्टम था। तो वो जो सिस्टम आज भी हमारे पास एग्ज़िस्ट करता है, तो वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ओरली हमारे कानों में डाला गया है, ओरली।
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर दूसरे जनरेशन, फिर दूसरे जनरेशन और फाइनली हमारे पास वो पहुँच पाया है। तो ये सिस्टम था। जिसका लिखा हुआ एविडेंस है उसको हम पढ़ लिए, लेकिन जिसका लिखा हुआ नहीं है, ओरली है भाई बता करके जो है कि जानना है हम लोग को, तो कहीं न कहीं उसको ओरली ट्रांसफर किया गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। वैदिक लिटरेचर वाज़ ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज़ बिफोर बीइंग रिटन डाउन। और ये ट्रांसफर करते फाइनली जब लिखने वाला सिस्टम आ गया, रिटन सिस्टम आ गया, तब लिखा गया उस चीज़ को। सोचिए कुछ-कुछ तो चीज़ें भूल भी गया होगा लोग, छूट भी गया होगा बहुत सारा चीज़। क्योंकि ओरली सुना हुआ चीज़ सारा चीज़ तो याद रहता नहीं है ए टू जेड, है ना? अब मान लेते हैं कि ए टू जेड तो टोटल 26 लेटर होता है। 26 लेटर का 26 लेटर थोड़ी छप गया होगा आज के टाइम पे जो हमारा लिटरेचर है हमारे पास, आज के टाइम पे। 26 में से मान लेते हैं कि 17-18 ही वर्ड जो है छपा होगा, है ना? 17-18 बाकी का जो है वर्ड भूल गए होंगे। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे, सिस्टम्स होंगे जो कि भूल गए होंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, डेट, है ना? डेट से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो हमारा वैदिक पीरियड था, ये कब बिलॉन्ग करता था? आखिर कब वैदिक टाइम था? वेद कब लिखा गया? या फिर वेद जो है वैदिक पीरियड कब होता था ये भी। द डेट ऑफ ऋग्वेद इज़ डिबेटेड, है ना? ये देखो भाई, ये थोड़ा-सा डिबेटिंग वाला पॉइंट आ गया। क्या? कि ऋग्वेद का जो डेट है ना वो फिक्स नहीं पता है। क्योंकि ऋग्वेद ही हमारा क्या है? ओल्डेस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट अगर वेद है, तो वो कौन-सा है? ऋग्वेद है, सबसे ओल्डेस्ट। जिसका डेट फिक्स नहीं है। डेट अनुमान लगाया जाता है कि 5th से 2nd मिलेनियम बीसीई। सोचिए 5000 साल से 5000 बीसीई से 2000 बीसीई के बीच में ऋग्वेद को लिखा गया होगा। इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप और उसमें भी कन्फर्म नहीं दिखा बता रहा है। कहीं न कहीं हमारा वेद सबसे पुराना लिटरेचर सोर्स है हमारे पास, जिससे हम लोग बहुत सारी जानकारी जो है हम लोग ले सकते हैं। ठीक है? आगे बात करेंगे रीजन का, तो कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट द सब सिंधु रीजन। अगर बात करेंगे वेद लिखा कब कहाँ गया था, तो आपको एकदम वन वर्ड में याद रखना है, सप्त सिंधु रीजन, है ना? सप्त सिंधु रीजन। वेद लिखा कहाँ गया? तो सप्त सिंधु रीजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग को पता है 4 वेद होता है। हमारे इतिहास में 4 वेद होता है। रूट ऑफ आवर हेरिटेज बिगिन हियर। यानी ऋग्वेद यानी कोई भी वेद से हमारा एक तरह से हेरिटेज स्टार्ट हुआ है। द 4 वेद्स, ये तो सबको पता है नाम, है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। है ना? ये 4 वेद हैं हमारे पास। चारों वेद का अलग-अलग ख़ासियत है। सबके बारे में अगर पढ़ने बैठेंगे तो फिर पता चलेगा हम लोग बूढ़े हो गए पढ़ते-पढ़ते। ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना है 4 वेद होता है, चारों वेद का नाम याद रखना है और उसमें कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद का बात करेंगे तो सबसे पहला वेद जो है लिखा गया था। इसके अंदर हाइम्स का बात करेंगे तो टोटल 1028 हाइम्स है, जिसको सूक्त भी बोलते हैं हम लोग। ऑन डेटिस एंड यूनिवर्सल थीम लाइक क्रिएशन एंड डेथ। हर चीज़ जीवन से लेकर के मरण तक कैसे बना ये सारा चीज़ इसके अंदर मेंशन है, सब चीज़, ठीक है? यजुर्वेद का अगर हम लोग बात करेंगे, तो यजुर्वेद जो है हमारा परफॉर्मेटिव रिचुअल एस्पेक्ट ऑफ यजनास क्रॉस एक्सप्लेनेशन। तो देखो यस इसमें ना यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, यज्ञ। आज हम लोग कराते हैं ना हिंदू धर्म में यज्ञ करवाया जाता है। मंदिर में बहुत सारा मंदिर में यज्ञ होता है। तो वो यज्ञ क्यों होता है? कहीं न कहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है वो। तो यजुर्वेद जो है यज्ञ के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस करता है, यजुर्वेद। सामवेद का अगर बात करेंगे ना तो इसमें संगीत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है। हाइम्स फ्रॉम द ऋग्वेद अरेंज ऑफ म्यूजिकल रेसिटेशन बेसिस ऑफ द 7 स्वारस, 7 स्वारस, है ना? 7 स्वारस सा, रे, गा, मा ये सब जो है हमारा एक तरह से संगीत से ही रिलेटेड है। तो कहीं न कहीं ये सारे 7 सुर जो है हमारा किसके अंदर है? सामवेद में समाहित है। ठीक है? यानी हाइम्स को कंपोज़ किया गया और उसको भजन कीर्तन के रूप में, संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया किसके अंदर? सामवेद के अंदर। अथर्ववेद का हम लोग बात करेंगे तो अथर्ववेद में हाइम्स फॉर वार्डिंग ऑफ एविल एंड ट्रीटिंग क्या लिखा है? एलिमेंट, है ना? यानी अथर्ववेद के अंदर आपको आयुर्वेदिक विद्या तो डाला ही गया है। जितने भी बुराई वाली चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं इसमें खत्म हो गए हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे आपको जितना भी बीमारी का इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो अथर्ववेद में देखने को मिला है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम लोग का बात है ईच वेद हैज़ 4 पार्ट। हर वेद का 4 पार्ट होता है। पहला संहिता यानी हाइम्स फॉर रिचुअल यानी रिचुअल से रिलेटेड कुछ हाइम्स यानी भजन, कीर्तन, संगीत ये सब के रूप में दिया गया है।
फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी हमारे किस में वेद से रिलेटेड हो जाते हैं। क्रॉस एक्सप्लेनेशन ऑफ रिचुअल, यानी रिचुअल जितना भी सिस्टम है हमारे वेद से रिलेटेड, हमारे धर्म से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। अरण्यक, अरण्यक क्या होता है? तो फॉरेस्ट बेस्ड फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, यानी जो भी हमारे जंगल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं इसमें समाहित है अरण्यक में। उपनिषद का बात करेंगे तो ऑन आत्मा एंड ब्राह्मण, ऑन आत्मा एंड ब्राह्मण, यानी कहीं ना कहीं उपनिषद के अंदर हमारे आत्माओं के बारे में बताए गए हैं और ब्राह्मण से रिलेटेड चीजें उसमें डिस्कस किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द वैदिक पीरियड, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा सेटअप था वैदिक पीरियड में, ये जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जन, यानी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जन बना, जन का एक राजा बनता था, है ना, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे जो है कि एक बड़ा सा अंपायर का रूप लिया, एक बड़ा सा स्टेट का रूप लिया, सिटी का रूप लिया। तो वही चीज यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। जन यानी एक छोटा सा ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको क्लैन भी बोलते थे हम लोग। तो सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जन बाउंड बाय किनशिप। द ऋग्वेद नेम अबाउट 30 जन्स, है ना, जिसमें 5 का नाम दिया हुआ है, यादु, दुर्वासा, पुरु, अनु, ध्रुव, ध्रुव्यू वर कॉल्ड द पंचा पंचान, क्या लिखा है, पंचजन, पंचजन, है ना, पंचजन। ये देखिए पंचजन के बारे में बताया है, ये पंचजन हमारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं पंचजन का। इसका नाम है क्या, एक दो तीन चार, है ना, कहाँ गया, एक दो तीन चार पाँच, ये है पंचजन। इसमें 30 जन है, लेकिन इसमें पंचजन के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जन से रिलेटेड चीजें बताइएंगे। यहाँ पे सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, जो जन के रूप में, क्लैन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो किनशिप यानी एक छोटे से ग्रुप को बनाया जाता है और उसके अंदर एक लीडर को बना दिया जाता है जिसको चीफ बोला जाता है। और उसी चीफ जो है, उसी चीफ का बात माना जाता है और कहीं ना कहीं पूरे क्लैन को हैंडल किया जाता है, चलाया जाता है। तो ये चीज मिला है कहाँ से, हमारा ऋग्वेद से नाम मिला है ये चीज। और ऋग्वेद में ही हमारे इन तीनों 30 जन का उल्लेख किया गया है, जिसमें 5 जन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको पंचजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक राजा सेटअप किया जाता है हमारे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर। द राजा वाज एसेंशियल अ क्लैन चीफ हु लीड द हु लीड इन वॉर एंड प्रोटेक्टेड द पीपल, यानी कहीं ना कहीं राजा का ही सारा योगदान हो जाता है अपने पूरे एरिया को, अपने पूरे एरिया को सुरक्षित रखने का, साथ में अपने लोगों को सुरक्षित रखने का, और साथ में उनके वेलफेयर का भी काम करना कहीं ना कहीं राजा का ही योगदान होता है, और राजा का ही उसमें रोल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो राजा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते थे उस टाइम पे जब वैदिक पीरियड पे आपका ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप था। और इसमें भी सभा लगाए जाते थे, सभा बनाए जाते थे छोटे छोटे ग्रुप में, स्मॉल बॉडी, है ना, जुडिशियल फंक्शन कंपोज्ड ऑफ एलिट्स। और इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी आते थे इस सभा के अंदर, आपके जुडिशियल फंक्शन भी वही लोग करते थे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग। तो वो सारे लोग ही एक पूरे सेटअप को हैंडल करने का काम करते थे, राजा के निगरानी में, राजा के देखरेख में, ठीक है। समिति भी बनता था उस टाइम पे, समिति भाई कैसे जो है कि एक बड़ा असेंबली सेटअप किया जाए और कैसे जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, कैसे जो है कि अपने प्लान को चलाया जाए फॉर पॉलिसी एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। देखो विधाता, विधाता क्या होता है भाई, पॉपुलर गैदरिंग डिस्कशन ऑन वॉरफेयर एंड द अदर मैटर्स। तो ये जो है ना विधाता, ये बनाए जाते थे, क्यों, क्योंकि ये एक मोस्ट पॉपुलर गैदरिंग था। जब इकट्ठा होते थे ना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मुद्दे पे बात होता था, लाइक वॉर, ट्रीटीज, यानी किससे समझौता करना है, किससे जुड़ना है, किससे वॉर करना है, लड़ना है, तो इन सब मैटर पे बात होता था, डिस्कशन होता था। चलिए आगे बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड मटेरियल चेंज। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का अगर बात करेंगे ना तो बहुत सारा चीज है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे ये देखो, ये सारा चीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आयरन का कहीं ना कहीं धान का एविडेंस मिल गया तो धान का। तो 1000 बीसी ऑनवर्ड ट्रांजिशन टुवर्ड टेरिटोरियल फॉर्मेशन, यानी एक तरह से देखा गया क्या कि इस टाइम पे 1000 बीसी के टाइम पे कि टेरिटोरियल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था चीजें। पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर एंड आयरन यूज, है ना। तो ये चीज बनाया गया पीजीडब्ल्यू, यानी एक तरह से पेंट कर करके बहुत सारा चीज बनाया गया उस टाइम पे। सोचिए उस टाइम पे कितना एडवांस हो गए थे, इतना कम टाइम में, है ना। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये देखिए, ये हमारा आयरन एंड एनवीपीडब्ल्यू फेस, एनवीपीडब्ल्यू का यहाँ पे दिया हुआ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो आयरन का ये चीज बना होता था, इसके ऊपर पॉलिश कर दिया जाता था, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, है ना। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ कब, वैदिक पीरियड में एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर का। तो कहीं ना कहीं ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे हमारे पास, तभी ये चीज हमारे पास है जानकारी। नहीं तो ऐसी थोड़ी हवा में बात कर रहे हैं कि ये वाला था उस टाइम पे, ये वाला था, ये वाला हुआ,
है ना, एग्रीकल्चर में बदलाव हुआ। तो कहीं न कहीं ये सारा हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हमारे जो खोजकर्ता हैं, हिस्टोरियन हैं, वो हमको ये चीज़ स्टडी करके हम लोग को बताए हैं ये चीज़, है ना? तो इनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है हमारे हिस्ट्री को समझने में, जानने में, हमारे इतिहास को। चलिए, आगे बढ़ेंगे। पैडी का ही खेती स्पेशली किया जाता था उस टाइम पे, है ना? धान का। अर्ली किंगडम एंड रिपब्लिक। अब देखिए, अर्ली किंगडम जो था, पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा का किंगडम था, चोला एम्पायर, पल्लव एम्पायर, है ना? ये गुप्त एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, कहीं न कहीं ये सारे एम्पायर का कुछ न कुछ खासियत था। सब एम्पायर कुछ न कुछ रोल प्ले किया है अपना सोसाइटी के अंदर। एंड रिपब्लिक, कहीं न कहीं कोई-कोई एम्पायर रिपब्लिक फॉलो करता था, कोई-कोई एम्पायर मोनार्की फॉलो करता था। तो रिपब्लिक मोनार्की में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स डेमोक्रेसी समझ लो आप। तो कहीं न कहीं ये सारे सिस्टम, रिपब्लिक रिपब्लिक वाला सिस्टम उस टाइम पे भी इमर्ज हो गया था। आज भी एग्जिस्ट करता है। तो जनपद का अगर बात करेंगे तो 1000 से 600 बीसीई का बीच में जनपद का टेरिटरी जो है कि बहुत ज़्यादा था। टेरिटोरियल यूनियन दैट रिप्लेस द प्योरली कीन बेस्ड आइडेंटिटी, द वर्ड वेयर अ पीपल सेट इट्स फीट। यहाँ पे एक लाइन में आपको जनपद का मतलब समझा दिया है, वेयर अ पीपल सेट इट फिट, यानी वैसा जगह जहाँ पे कुछ ही लोग गिन चुन कर रहते हैं, उसी को बोला गया है जनपद। मतलब एक बड़ा सा पॉपुलेशन नहीं रहता है जनपद के अंदर, और वहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम तैयार कर दिया जाता है अपने ही क्लैन को चलाने के लिए बस। ठीक है, उसी को जनपद बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसी को रिप्लेस करके देखा क्या गया कि भाई इसको और बड़ा एक्सपेंशन किया जाए, इसी जनपद का एक्सपेंशन किया जाए बड़े एरिया में, तो कहीं न कहीं वो कहलाया महाजनपद। और 600 से 300 600 बीसीई से 300 सीई के बीच में ये चीज़ देखने को मिला। तो एक लार्ज पॉलिटिकल यूनिट बना। इसमें क्या था, छोटा-सा एक यूनिट था, है ना? टेरिटोरियल यूनिट। जहाँ-जहाँ पे छोटा-सा क्लैन था, वहाँ पे टेरिटोरियल यूनिट एक तैयार कर दिया गया, और उसी यूनिट को अपना-अपना एक सिस्टम तैयार कर लिया अपने हिसाब से चलाने के लिए। ठीक है? फिर महाजनपद में एक लार्ज पॉलिटिकल यूनिट बना। सोर्सेस मेंशन 16 ऑफ देम। बहुत सारा सोर्सेस इसका है जिससे आप समझ पा रहे हो कि महाजनपद उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। चलो, तो यहाँ पे मगध, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना? 16 महाजनपद है, हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद टोटल, लेकिन उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है मगध, ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है। ठीक है? became the most powerful due to its strategic location, fertile plain, and strong ruler, eventually giving rise to the Mauryan Empire. तो मगध एम्पायर के अंदर आपको क्या मगध महाजनपद के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। मगध एम्पायर एक प्लेन एरिया था बहुत ज़्यादा, और प्लेन एरिया के अंदर बहुत सारा फर्टाइल मिट्टी भी था। एक रिवर का वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, पानी का कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सारा चीज़ की वजह से ही वहाँ पे लोग बसना स्टार्ट किए, और फाइनली वहाँ पे एक बहुत बड़ा अंपायर का राइज हुआ जिसका नाम था मौर्यन अंपायर। ठीक है, बहुत बड़ा अंपायर था ये। अब देखिए ये किंगडम कैसे कैसे राइज हुआ, उसका टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे समझेंगे अर्ली टाइम पे। तो 1000 से 600 बीसी के बीच में आपको ट्रांजिशन फ्रॉम जनपद से महाजनपद, यानी इस टाइम पे ये ट्रांजिशन पीरियड था। इस टाइम पे बदलाव हो रहा था, लोग सेटअप हो रहे थे, लोग सेटल हो रहे थे। तो 600 से 300 बीसी के बीच में महाजनपद तैयार हो जाता है, और टोटल 16 महाजनपद बन करके रेडी होता है इस टाइम पे, 16 महाजनपद, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एक मगध महाजनपद। फिर 321 बीसी में क्या देखने को मिलता है, मौर्यन एम्पायर बन जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये चीज बनाया जाता है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और इनका साथ देते हैं कौन, कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त, चाणक्य, इन सब के नाम से जानते हैं उनको। 185 बीसी में क्या देखने को मिला, फाउंडेशन ऑफ द शुंग अंपायर। शुंग अंपायर का फाउंडेशन होता है कब, मौर्यन अंपायर खत्म हो जाता है उसके काफी साल बाद जो है किसका फाउंडेशन होता है, द शुंग अंपायर का। शुंग, SHUNG ए, जिसको ऐसे लिखते हैं शुंग अंपायर। तो शुंग अंपायर का फाउंडेशन हुआ है यहाँ पे बाय, क्या लिखा है, पुष्पामित्र, है ना? पुष्यमित्र, पुष्वामित्र शुंग, है ना? ये नाम याद रखना है कि शुंग अंपायर का फाउंडर कौन थे, तो पुष्वामित्र शुंग। अब देखो, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में रिंग ऑफ खारवेला देखने को मिला। यानी ये जो है आपका अभी प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा है, उड़ीसा, लेकिन उस टाइम पे क्या था, इसी को कलिंग बोला जाता था, प्राचीन नाम था कलिंग। इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिंग रिंग ऑफ खारवेला में बहुत ज्यादा युद्ध भी हुआ था उस टाइम पे। और यहाँ पे ये जो खारवेल थे ना, ये राजा का नाम था, खारवेल किंग, खारवेल किंग। तो ये सारे हमारे डाटा दिए हुए याद रखिएगा। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में देखने को क्या मिलता है, उदयगिरी एंड खांडगिरी केव एंड
पैट्रोनेज ऑफ आर्ट, यानी फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको बहुत सारा उदयगिरी खांडगिरी केव के अंदर पैट्रोनेज आर्ट देखने को मिलता है, यानी पत्थरों के ऊपर कलाकारी देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल फॉर्म इन द नॉर्थ, पॉलिटिकल फॉर्म्स इन द नॉर्थ, मोनार्की, यानी नॉर्थ साइड में पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसा हुआ था, तो मोनार्की एंड रिपब्लिक दोनों तरह का सिस्टम देखने को मिलता था, राजा वाला सिस्टम या फिर जन वाला या फिर संघ वाला सिस्टम देखने को मिलता था। जस्ट लाइक मगध, ये महाजनपद में ऐसा ही था। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो था नॉर्थ साइड में आपको महाजनपद जैसा था। महाजनपद में दोनों सिस्टम था, पहला सिस्टम था कि आप राजा वाला सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हो जिसको मोनार्की बोलते थे, और एक दूसरा सिस्टम था जो कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, जन वाला या फिर संघ वाला, यानी इसमें आपका पब्लिक जो है वो डिसीजन लेगा और इसमें राजा डिसीजन लेगा। ठीक है, इन द डेक्कन एरिया, यानी नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में तो ये वाला सिस्टम था। डेक्कन एरिया में क्या था कि द मौर्यस वर सक्सीडेड बाय द सातवाहनास, सेकंड सेंचुरी बीसी एंड थर्ड सेंचुरी सीई, यानी मौर्यन अंपायर डेक्कन अंपायर तक चला गया था, डेक्कन एरिया तक चला गया था। डेक्कन प्लेटू वाला रीजन का बात कर रहा है, यानी ऐसा जो भारत है इस रीजन का हमारा बात कर रहा है कौन, मौर्यन अंपायर। तो मौर्यस वर सक्सीडेड बाय सातवाहनास, है ना, नीचे तक वो अपना अंपायर को फैला लिया था। इन द फार साउथ चोला, पांड्याज, है ना, केरला पुत्र, सत्यापुत्र, तो कहीं ना कहीं ये सारे हमारे अंपायर थे जो कि कहाँ पे बिलोंग करते थे, साउथ इंडिया में। ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, और इन सब का हमारे पास एविडेंस कहाँ से आया भाई, तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था ना उससे हमारे पास ये एविडेंस आता है। कहीं ना कहीं अशोक जो था ना बहुत ज्यादा कलाकारी, है ना, आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किए हुए था, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारा जानकारी आज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इतने सारे अंपायर बने, इतने सारे अंपायर बने भाई, और ये सारे अंपायर का कुछ ना कुछ खासियत था। साउदर्न डायनेस्टीज एंड देयर एम्बल्स, देखिए कुछ साउदर्न डायनेस्टीज थे जिनका एक नेशनल एम्बल हुआ करता था, जैसे चोला का टाइगर था, चेरा का बो था ये वाला, और पांड्यास का फिश था। ठीक है, तो नोन थ्रू संगम लिटरेचर 300 बीसी 300 सी, यानी 300 बीसी से 300 सी के बीच में ये चीज देखने को मिलता है। और एंड वर्ड कॉल्ड द वेंडर ऑफ तमिलकम, तमिलकम, यानी थ्री क्राउंड किंग, थ्री क्राउंड किंग जिसको बोला जाता है, थ्री क्राउंड किंग, जो कि तमिल इंडिया में, तमिल वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में आपको देखने को मिलता था, जिसमें थ्री डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है। टाइगर, बो और फिश इनका नेशनल एम्बल हुआ करता था अलग अलग डायनेस्टीज का। ठीक है, और इसका जो हमारा सोर्स है जो कि मिलता है वो संगम लिटरेचर से मिलता है। इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, संगम लिटरेचर से इसका जानकारी मिलता है, ये बात याद रखिएगा। और टाइम पीरियड याद रखिएगा 300 से 300, बस बीसी और सीई, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे। आगे हमारा नया टॉपिक, ईच वेद हैज 4 पार्ट, है ना, ये तो हमने पहले भी देख चुका है कि हर वेद में 4 पार्ट में बटा हुआ है ना, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, और चारों पार्ट का अलग अलग खासियत है। इसमें आपको मंत्र देखने को मिलेंगे, इसमें कर्म विवरण है ना, ब्राह्मण, है ना, क्या क्या कौन कौन क्या क्या करेगा ये, और इसमें अरण्यक में फॉरेस्ट बेस्ड फिलोसफिकल स्पिरिचुअल, और इसमें आत्मा आत्मा और ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ड्यूटीज एंड आइडल ऑफ द किंग। अब देखिए राजा का एक क्या कर्तव्य है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या उसका कर्तव्य है, और एक प्रजा का क्या कर्तव्य है ये भी समझेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट कि फ्रॉम द 6th century बीसी रूलर हेल्ड टाइटल लाइक राजा, महाराजा, सम्राट, है ना। फर्स्ट, यानी 6th century बीसी का बात कर रहा है। 6th century बीसी में आपको उस टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, यानी जो लीडर हुआ करता था, वो अपने आप को एक टाइटल देते थे, लाइक राजा का टाइटल, महाराजा का टाइटल या फिर सम्राट का टाइटल। तो ये कुछ टाइटल थे जो कि राजा अपना, ये जो लीडर था वो अपने आप को देते थे। दूसरा पॉइंट, कौटिल्यज अर्थशास्त्र में ये कहता है, स्ट्रेसेस द किंग मस्ट बी एनर्जेटिक फॉर ऑफिसर टू फॉलो सूट। तो देखिए कौटिल्य की ये किताब सलाह देता है कि राजा को हमेशा पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी उनके लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी वो वैसा ही बने जैसा राजा है, जैसा राजा है, जैसा राजा चाहता है कि वैसा हो, वैसा उनका भी जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी उनके साथ काम करने वाले हैं, वो भी वैसा करे। अब ये नहीं कि भाई हम चाह रहे हैं हमारा प्रजा जो है कुछ चाह ही नहीं रहा है, वैसे फिर कोई भी किंगडम आगे नहीं बढ़ता है। क्या ऐसी थोड़ी चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं के सलाह पे जो है कि एक बड़ा सा साम्राज्य को खड़ा किया, है ना, मगध एम्पायर। थर्ड पॉइंट, द यजुर्वेद कोरोनेशन ओथ रिक्वायर्ड द किंग
टू जज फेयरली एंड प्रोटेक्ट हिज पीपल। और यजुर्वेद का जो ज्ञान है ना, कहीं न कहीं वो राजा के लिए बहुत काम आता था। और आप ये चीज़ देखे होंगे, आप बाहुबली मूवी में देखे होंगे, राज्याभिषेक करवाना, राज्याभिषेक करवाना। नहीं बोला जाता है राज्याभिषेक होगा मतलब राजा घोषित किया जाएगा। तो राज्याभिषेक करवाया जाता है, तो ये चीज़ यजुर्वेद से लिया गया है हमारा, ये चीज़ सारा। यानी एक तरह से ओथ, जैसे अभी कैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनता है कोई, तो एक शपथ ग्रहण करता है और उस शपथ से ही आगे का काम प्रारंभ करता है। पहले शपथ लेना होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी किया जाता था। यानी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसा एक तरह से शपथ में बात बात किया जाता है। फोर्थ पॉइंट को अब हम लोग समझेंगे, फोर्थ पॉइंट को, द शांति पर्व ऑफ द महाभारत। द शांति पर्व ऑफ द महाभारत describe the king's duty to maintain justice and protect subject from internal and external threats. Punishment for serious crimes, example killing a cow, treachery could be served. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शांति पर्व एक टॉपिक है जो कि डिस्क्राइब करता है किंग के ड्यूटी के बारे में, जो कि महाभारत के अंदर, महाभारत जो किताब है उसके अंदर ये चीज मेंशन है शांति पर्व के बारे में। शांति पर्व के अंदर ये चीज बताया गया है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने पूरे प्रजा का प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्ट करे, सबके साथ न्याय करे, जस्टिस करे, है ना, न्याय को मेंटेन रखे वो। और एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल वायलेंस है, उसको खत्म करे। और वैसे लोग को पनिश्ड करें जो क्या करते हैं, सीरियस क्राइम करते हैं, लाइक गाय को मारना, गौ हत्या जो है, पुराने टाइम से ही गौ हत्या जो है उस पर बहुत ज्यादा कड़ा कानून बनाया गया। लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्टर है तो देख लो, यूपी है, आप लोगों को पता भी होगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है कि खत्म होना चाहिए। लेकिन सोचिए उस टाइम पे कि अगर कोई गाय को मार रहा है तो कहीं न कहीं उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए, और कोई अगर छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, कपट कर रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा यहाँ पे राजा का ड्यूटी था। 5वां काम क्या है भाई? तो किंगशिप वाज़ यूजुअली हेरिडिटरी बट देयर आर रेफरेंस टू किंग बीइंग्स इलेक्टेड फॉर एक्सपेल्ड, शोइंग अथॉरिटी वाज़ नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे कि अगर किंग जो है, जो राजा बना हुआ है, तो उसमें यूजुअली तो आपको हेरिडिटरी वाला सिस्टम फॉलो था कि भाई राजा का बेटा फिर राजा बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बदलाव था, क्या था भाई? लेकिन देयर आर रेफरेंस टू किंग बिंग इलेक्टेड। अब देखो रेफरेंस कि किसको भाई राजा बनाना है, ये भी सिस्टम था, रेफरेंस वाला भी सिस्टम था। अब ये नहीं कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन राजा वैसा चाह नहीं रहा है कि उसका बेटा बने। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी था कि चेंज हो भी सकता है, पूरे तरह से हेरिडिटरी वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है, इलेक्टेड भी हो सकता है, एक्सपेल्ड भी हो सकता है, शोइंग अथॉरिटी वाज नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर जो है कि 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो 3 पार्ट में से जिसमें से एक पार्ट हम यहाँ तक 10 स्लाइड तक करवाए हैं, तो ये लंबा वीडियो चला जाएगा अगर पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो। इसीलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट जल्द आ जाएगा आपका, फिर तीसरा पार्ट आ जाएगा आपका जल्द। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अपडेट मिल जाए, और शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों में कि ज्ञान का अभियान जो है हमारा चैनल, उसके ऊपर ये वीडियो आ चुका है। और अमन सर अच्छे से समझा रहे हैं भाई, आप लोग पढ़ लो ताकि एग्जाम में स्कोर कर लोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है लेटेस्ट वीडियो है हमारा, फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। और इस चैप्टर का 3 वीडियो आएगा आपके पास, तीनों वीडियो का आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में स्कोर अच्छे आए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।